हेलो एवरीवन। आज के पहले लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला लेक्चर है हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज से हम अपना पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को फाउंडेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। फाउंडेशन लेवल में दोनों सब्जेक्ट सेम ही हैं। आपको सेम ही कंटेंट पढ़ना है, सब कुछ सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले पेपर के इंट्रोडक्शन से कि पेपर में होगा क्या क्या, क्या इसमें मेन चैप्टर्स हैं, कैसे एग्जाम आएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना ECCA का जो पोर्टल है वो कैसे यूज करना है, उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 1 कवर करें आज। ओके, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक पूरा थ्योरी पेपर है ACCA का, और ये फोकस करता है आपका बिजनेस स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट पे, लीडरशिप एंड मोटिवेशन एंड गवर्नेंस, एथिक्स एंड कल्चर। और इसमें बहुत सारे आपको मेन चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ ही मेंशन करे हुए हैं, बट इसमें और भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कुछ फ्रेमवर्क्स भी आपको इसमें पता चलेंगे, जैसे कि पोर्टर 5 मेंडलीव मैट्रिक। ओके, और एग्जाम आपका कैसा होगा? एग्जाम का फॉर्मेट है आपका 2 आवर्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सारे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए में आपके 30 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो सेक्शन ए आपका होगा 76 मार्क्स का, और सेक्शन बी आपका होगा 6 कंपल्सरी मल्टीटास्किंग क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो टोटल 24 मार्क्स ये हो जाते हैं, और आपका टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। ओके, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग में पूरा पूरा फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स और रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर काफी हेल्प करते हैं। ACCA की वेबसाइट के हिसाब से 88% पास रेट है। हार्डली कोई स्टूडेंट जो है वो नॉलेज लेवल में फेल होता है। ओके, एंड डोंट वरी, हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि ऑफकोर्स कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर का ब्रेक डाउन कि पेपर में क्या क्या है, क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना ACCA पोर्टल पे। ओके, आ चुके हैं हमारे ACCA के पोर्टल पे, हमारा ACCA की मेन वेबसाइट। और अब हम हैं यहाँ पर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। लेकिन हम यहाँ पर कहा कैसे आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप ACCA की मेन वेबसाइट पर आएंगे तो मेन वेबसाइट आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर स्टूडेंट वाले सेक्शन में, देन टू द स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज, उसके बाद ACCA क्वालिफिकेशन, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट BT। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है आपका। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपकी मैथ्स या इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आप इनकी वीडियोस को कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव हमारा इंट्रोडक्शन कि BT एग्जाम में क्या क्या है, और क्या क्या फॉर्मेट वगैरह है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद ACCA स्टडी हब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें मैं अभी एंड में आता हूँ, तो पहले एक दो चीज़ें और बताता हूँ। एक है आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट वाले सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप साइन इन विद माई UCC कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कई तरीके के कोर्सेज हैं जो आप खरीद सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसमें BT वगैरह के भी कोर्सेज जो है वो आप खरीद सकते हैं। ओके, लेकिन हम पीछे आते हैं, अभी ये जरूरी नहीं है। इससे पहले हम आते हैं स्टडी रिसोर्सेज पे, और बाकी हम BT सेलेक्ट करते हैं। आपको आना है स्पेसिमेन एग्जाम में। ओके, स्पेसिमेन एग्जाम में आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है नॉलेज लेवल पे, और यहाँ पर देखो आपको ना बीटी का पूरा एग्जाम मिलेगा, एक्स्ट्रा एमटीक्यूज मिलेंगे सेक्शन बी वाले, और उनके आंसर्स मिलेंगे। तो अपना एग्जाम के लिए अपीयर होने से पहले आपको ये जरूर करना ही करना है। और इसमें जब आपके 75 to 80 मार्क्स आ जाएं तभी आप अपना मेन एग्जाम में प्रिपेयर करना, ओके। क्योंकि वहां पर कुछ नंबर ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन है वो काफी अलग होते हैं, बहुत अलग नहीं, बट हाँ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था ऐसा पहले। तो प्रिपेयर वेल, ओके, कोई रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद है हमारा एसीसी स्टडी हब, जो कि मैंने यहाँ पर लॉग इन करा हुआ है, तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च माई लर्निंग में लिखना है टेक्नोलॉजी, ओके, ये आ गया। यहाँ पर आपको स्टडी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इन चैप्टर्स के अंदर सारा कंटेंट है पढ़ने का। आप चाहें तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, पर मैं अपने नोट्स का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने बनाए हैं फॉर टीचिंग। आप उसके बाद आप या तो यहाँ से या फिर कैपलन या बीपीपी जो भी ऑथर्स हैं स्टडी मटेरियल के लिए, उनमें से आप रीडिंग कर सकते हैं, ओके। आ, फर्क क्या है अब सारे स्टडी मटेरियल में कि जो एसीसीए है, एसीसीए में लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कैपलन में क्या है, काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है विद द इजी लैंग्वेज। एंड बीपीपी में एक्सप्लेनेशन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको डिटेल्ड में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप कैपलन से पढ़ें, ओके। और अगर आपको कोई चीज समझ ना आए या आपको ये चेक करना है कि कोई टॉपिक मिस आउट हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ओके। उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका डेफिनेशन ये आप यूज कर सकते हैं फॉर योर स्टडी, ठीक है। देन मेन है ये क्विज़ेस, ये आपको करने ही करने हैं, सारे के सारे क्विज आपको करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी ये करवाऊंगा क्विज़ेस, लेकिन आपको अपनी साइड से भी उन्हें जरूर अटेम्प्ट करना है ये देखने से पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चंस एंड कंटेंट, स्टडी कंटेंट दोनों की वीडियो अलग अलग डालूंगा, ताकि आपको आप पहले खुद वो स्टडी कंटेंट वाला वीडियो देख के देन आप खुद से अपीयर करो सारे टेस्ट को, उसके बाद आप वो वाला वीडियो देखो क्वेश्चन वाला, ओके। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। एंड देन इन द प्रैक्टिस सेशन यू हैव मोर क्वेश्चन, इसमें एमटीक्यू भी है, ओटी वाले क्वेश्चन भी हैं, तो ये भी आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना है एग्जाम करने से पहले, ओके। आई थिंक यही था हमारा इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन फॉर द एग्जाम एंड एवरीथिंग। और आई थिंक अब हम मूव कर सकते हैं टू आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, हम इनमें से पढ़ के और पूरा चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग, हमारे चैप्टर का नाम है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आर द सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स, ओके। अब ऑफ कोर्स इसमें कई सारे कीवर्ड हैं जो हमें समझने जरूरी है, इट्स ओनली अ डेफिनेशन। तो एक बार फिर से इसे ध्यान से रीड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट, कीवर्ड सोशल अरेंजमेंट, फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, किसके लिए? कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के लिए, ताकि उससे क्या हो सके, कलेक्टिव गोल्स जो है वो अचीव हो सके। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक कलेक्टिव गोल, एक सोशल अरेंजमेंट और एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। कलेक्टिव गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अ सिंगल पीपल कैन नॉट बी कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। It has to be a group of people, and all the people of organization would be working towards one main
collective goal of organization. Like I have an organization, I have the company name EB Trading. Okay, and we have the goal that company profit should be increased by 20% uh, at the end of year, by the end of year. Okay, so it is a collective goal of a company that profit should be increased by 20% by the end of year. Okay, now the main goal for school is to educate pupils. Okay, then social arrangement. A lone person, as I said, a organization is a group of people. A lone person cannot be called an organization. For being an organization, there should be a group of people working towards a common goal. Okay, like an organization of 50 or 100 employees or more than one. Okay, we don't have to specify 50 or 100, it should be more than one. And then controlled performance. An organization will have the system and procedure to ensure that group goals are achieved. Like if we see a company basic structure, there are employees, and above the employees there is manager, then there's senior manager, okay, and then there are CEOs, CSOs, okay, co-founders. So it's a hierarchy. They have made the system to organize. It's not like anyone is doing anything by their choice. There is a control on the performance. What we have to achieve. We should be work only uh, for the achievement of our goal. Okay, like sales target, assessing performance, or setting performance targeting, performance targets. Okay, so what are these? These are the control procedure applied by the company. Okay, now let's take an illustration to summarize all of this information. Like a football team. A football team can be described as an organization because it has a number of players who have come together to play a game. It has more than one player. Okay, and the team has an objective to score more goals than its opponent. And to do their job properly, the members have to maintain an internal system of control to get the team to work together, like having the coach, having the right guidance. Okay, and if there are any errors or any deficiencies identified, so that should be corrected. Okay, so there is the controlled performance. And the second point is about collective goals, and the first point is about the social arrangement. Okay, and each member of the team is part of the organizational structure and is skilled in a different task. The goalkeeper has more experience in stopping goal being scored than those in the forward line of the team. Like if you are not a goalkeeper, you of course have less experience of stopping the football. Okay, because you have the responsibility to do the goals, not to uh, stop the goals of other team. Okay, so that's why the goalkeeper is specialized in that particular activity. And in addition, there must be a team spirit so that everyone works together. Players are encouraged to do their best both on and off the field. Now, what is the need for the organization? Why do we need organization? ओके, हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अब हमें ये समझना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्यों। बिकॉज इससे क्या होता है, शेयर स्किल एंड नॉलेज। जब हमारे पास एक से ज्यादा लोग होते हैं तो अलग अलग स्किल, अलग अलग नॉलेज एक जगह पर आकर कंबाइंड होती है, जिसे कहते हैं पूलिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, a single person cannot be a master of everything, but if we have a group of people in organization, skills and knowledge will be pulled together. Okay, नाउ स्पेशलाइजेशन। अगर एक इंडिविजुअल एक तरीके की एक्टिविटी में कंसंट्रेट है, ठीक है, मतलब वो वही काम बार बार करता है, तो डोंट यू थिंक कि वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। अगर आप एक बार घर पे अच्छी चाय बना दो, तो डेली चाय आपको ही बनानी है, क्यों? क्योंकि आप अच्छी चाय बनाते हो, आप स्पेशलाइज हो गए हो अच्छी चाय बनाने में। ठीक है, इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। उसके बाद पूल रिसोर्सेस, हर तरीके के रिसोर्सेस, टाइम, स्किल, नॉलेज एंड इवन मनी, कोई भी रिसोर्स जो है वो साथ में पूल किया जा सकता है, मीन्स एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। ओके,
अब हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमें उसकी जरूरत क्यों है। अब हमें देखना है कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और अपने ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। These are the profit-seeking organization which see their main objective aim as earning profit and maximize the wealth of their owners. ओके। अब इसमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके की टाइप होती है, ठीक है, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी दो तरीके के होते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ओके। सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है? जैसे लाइक आपने अपने आसपास देखा होगा, कोई भी दुकान है, एक एक अकेला इंसान जो है वो दुकान चला रहा है या कोई भी बिजनेस चला रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ शॉप, ठीक है। तो वो उसको अकेले चला रहे हैं, वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं। वो सेल भी खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो परचेज भी खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो पेमेंट भी खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सामान भी खुद दे रहे होते हैं, सारी चीजें वो खुद करते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस को कहा जाता है सोल ट्रेडर, सब कुछ अकेले। In sole trading, the whole business is run and owned by one person. The owner is not legally separated from their business and it has the unlimited liability. Now, what is the meaning of unlimited liability? Unlimited liability means if the business asset is not sufficient to pay the liability, owners also have to sell their personal assets. Okay, that is the meaning of unlimited liability. Then, partnership. In partnership, the organization is owned or run by two or more partners. The maximum number is not specified, and the partnership can be a limited liability partnership, which makes the partnership firm separate from their owner, and unlimited liability partnership, in which owners are not separated from. Uh, Sorry, I made some mistake here. In which, in which partnership is not separated from their owners. Okay. Uh, In partnership, there is more than one person, so the risk and reward is also mm, spread among the partners of the partnership. Okay, and that's why it reduces the risk. And there can be two type of partnership, लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने समझ लिया। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा, जितने एसेट पार्टनरशिप के हैं उतनी ही लाइबिलिटी बन सकती है। पर्सनल एसेट जो है पार्टनर के वो नहीं सेल करने पड़ेंगे। ओके। अब उसके बाद आती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, कंपनी वो होती है जिसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है अपने ओनर्स में, ठीक है, और ओनर की लाइबिलिटी खाली लिमिटेड होती है टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, ठीक है। अब दो तरीके की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सेकंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंपल्सरी है टू यूज एलटीडी आफ्टर देयर नेम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, ठीक है। और ये जनरली थोड़े स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो कि कुछ ही शेयर होल्डर ओन करते हैं, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। ओके। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्मॉलर ही हो, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है उसे कोई रिच कुछ फ्यू रिच इंडिविजुअल्स ओन करते हो, ठीक है, बट जनरली दे आर स्मॉलर बिजनेसेस। ओके। देन आपका आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कंपल्सरी है टू यूज पीएलसी आफ्टर देयर नेम एंड इट कैन बी द स्मॉलर मिड और लार्ज कंपनी हैविंग मोर शेयर होल्डर बिकॉज द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। ओके। एंड द शेयर्स आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, लाइक हम देखते हैं ना ये आईडीबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होते हैं। आप इन्हें एनी टाइम बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है, फॉर रेजिंग फाइनेंस एंड इनेबलिंग ग्रोथ। अब उसके बाद कौन से आते हैं दूसरे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नॉन फाइनेंशियल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड
and non-governmental organization, but that's a different category. Okay. And not-for-profit organization, these organization does not see profitability as their main objective. Okay, their main objective is the welfare of society and satisfying their particular needs, like government hospital, school, charities like Red Cross, और आपने हमारे यहाँ सुना होगा गूंज एक काफी बड़ा एनपीओ है. ओके. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स. उसके बाद आपका आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसका प्रॉफिट एक तो प्राइमरी गोल गोल नहीं होता, और ये डायरेक्टली लिंक नहीं होता टू द नेशनल गवर्नमेंट. ओके, बस इतना ही है इसमें. उसके बाद आपका कॉर्पोरेटिव. कॉर्पोरेटिव क्या होता है? एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ओन और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होती है बाय देयर मेंबर्स. ठीक है, और उन लोगों के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज है खरीदते हैं. अब ईच मेंबर यूजुअली गेट अ सिंगल वोट ऑन की डिसीजन, अनलाइक कंपनीज वेयर शेयर होल्डर गेट वन वोट फॉर ईच शेयर दैट दे ओन. कॉर्पोरेटिंग में क्या होता है ना, अगर आपने मान लो 1 लाख शेयर ओन करे हैं एक बंदे ने, तो भी आपके पास एक ही वोट होगा. लेकिन कंपनीज में क्या होता है, अगर मान लो एक कंपनी के पास 1 लाख टोटल शेयर है और उसमें से 50,000 एक शेयर होल्डर ओन करता है, तो ही और शी ओन्स द 50% ऑफ कंपनी. ओके, उनके पास एक वोट नहीं है, दे हैव द 50% वोट. ओके. जैसे कि कोऑपरेटिव ग्रुप है एक यूके में, जिसके पास 5.5 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और वो काफी डाइवर्स मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, ट्रैवल एंड ग्रोसरीज. ओके. अब उसके बाद आपकी आती है कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ये लास्ट पार्ट है इसका. ओके, काफी छोटा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर. उसके बाद आगे अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा. ठीक है. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो पार्ट है इकोनॉमी का जो कि कंसर्न है विद प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसे कंट्रोल करते हैं बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आप ये सब का ठेका प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते. ओके, ये तो पता चला कोई अमीर का बच्चा मार देगा बम बाप से किसी और देश के ऊपर. ठीक है, तो ये नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं ये चीजें, मिलिट्री, पुलिस वगैरह वगैरह. ओके. और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं. ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप्स रन करते हैं रेदर देन द गवर्नमेंट, जैसे बिजनेस, चैरिटी, क्लब और भी बहुत तरीके के सेक्टर्स हैं. ओके, दैट्स इट. आज के लिए चैप्टर 1 में हमारा इतना ही था. चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है, काफी छोटा चैप्टर था. ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. So please make sure to check out, and if you like the video, if you found it helpful, subscribe the channel, like the video, and hit the bell icon for future parts of the syllabus. Bye.